वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 28 नवंबर को। और आज हमारा फिज़िक्स का मैराथन, मतलब मैराथन में फ़िज़िक्स का चौथा पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने अपनी केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली है और अब हम बहुत जल्दी फ़िज़िक्स जो है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश और प्रकाश का यंत्र। देखिए, बेसिक लेवल पर जो मैंने पढ़ाया है सीटेट साइंस में, आपकी जो नाइट की क्लास चलती है तो वहाँ से आप देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि यूपी टेट वाले बच्चों को जो सीटेट की नाइट में क्लास चल रही है वो तो देखनी ही देखनी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने लाइट और रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो वो क्लास वहाँ से देखेंगे। आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आपको कवर अप करनी है चीज़ें। तो बेसिक लेवल पर तो वहाँ पर कवर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि एडवांस लेवल में लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, उनको थोड़ा स्कैटरिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें और बड़े लेवल पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वो से सभी से। तो सबसे पहले लाइट देखते हैं, प्रकाश देखते हैं क्या होता है। अगर आपको इससे कोई नॉर्मली पूछता है लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो आप सिंपल सा आंसर देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमको दिखाई दे रहा है तो वो लाइट की वजह से ही दिखाई दे रहा है और वही लाइट है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है जिसके सहारे आंख वाले लोग किसी वस्तु को देखते हैं। लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विद विच पीपल विद आई सी एन ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जब लाइट आती है वो एक ऑब्जेक्ट पर जाती है और वहाँ से टकरा कर वापस आती है, रिफ्लेक्शन करती है और वो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुँचता है, आइस तक पहुँचता है और एक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे जाता है और वही सिंपल लाइट है। अगर नॉर्मल सी डेफिनेशन में हम बात करें, अभी बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहा जाएं, तो आप यही बोलेंगे लाइट क्या है, जो हमें मदद कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। अब देखिए, ये जो एनर्जी की बात करी है, यहाँ पर मैंने ऊर्जा बात करी है कि जो प्रकाश है एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए समझते हैं। देखिए, लाइट यहाँ सन से लाइट आती है अर्थ तक, तो किसी ना किसी वजह से तो आ रही है। कोई सी एनर्जी है जो वहाँ से यहाँ तक आ रही है और वो किसके रूप में आ रही है, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रही है। सबसे पहले समझेंगे वेव क्या है, तरंग क्या है। तरंग वो चीज़ है जो एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंचा देती है, बीच में किसी मीडियम के थ्रू। और जब वो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन करेंगे, कंपन करेंगे, उनके सहायता से, उस कंपन के माध्यम से, बिना उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाए, उसके जो कंपन है, कंपन के थ्रू उसकी जो भी वेव है, जो एनर्जी है, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर देगी। कौन वेव, जैसे है ना साउंड वेव होती है, स्पीकर चलता है तो स्पीकर से क्या होती है, कंपन होता है, ऑसिलेशन होता है। उससे जो मीडियम है, जो आपका माध्यम है एयर, ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके भी पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करेंगे, कंपन करेंगे और वो ऑसिलेशन करते करते वो जो साउंड है वो आपके ईयर तक आ जाएगी। और वो किसके थ्रू आ रही है, वो वेव के माध्यम से आ रही है। तो वेव यही काम कर रही है, एनर्जी को आप तक पहुँचा रही है। और किसके थ्रू, पार्टिकलों के कंपन के थ्रू, ऑसिलेशन के थ्रू। ऐसे ही पानी में होता है। पानी थोड़ी, पानी देखो, पानी में क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, उसमें पानी यहाँ पर है और यहाँ पर आप हैं, तो वो जो वेव है ना, पानी थोड़ी यहाँ से यहाँ आया, पानी की जो वेव है उससे एक एनर्जी जो है आप तक यहाँ तक पहुँचती है। पानी के जो कण हैं, पार्टिकल हैं, वो ऑसिलेशन करते हैं, वो कंपन करते हैं और वो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र कराते हैं आगे तक और आपको फिर वो जो एनर्जी है वो फील हो जाती है। तो वही आपकी क्या होती है, वेव होती हैं, तरंगे होती हैं, जो आप तक क्या करती हैं, जो भी आपको एनर्जी देनी है, जो भी आप तक जो साउंड पहुंचानी है, वो उसका काम करती हैं, ट्रांसफ़र करने में आपकी उसकी मदद कराती हैं वेव्स। तो वेव्स को एक हम अलग से पढ़ेंगे क्या है पूरा वो डिटेल में। लेकिन जो प्रकाश है, जो आपका क्या है, लाइट है, वो क्या है, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। दो तरह की तरंगे होती हैं। एक तो होती हैं आपके मैकेनिकल तरंगे, जिनमें क्या होता है, यांत्रिक तरंगे, जिनको किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे स्पीकर है, स्पीकर तक अगर ईयर तक वेव्स को पहुंचाना है, वेव के थ्रू अगर वो साउंड आपको चाहिए, तो वो वेव के थ्रू ही होगी और उसमें क्या होगा, किसी माध्यम की उनको ज़रूरत होगी, किसी पार्टिकल की ज़रूरत होगी, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो या कुछ भी हो, है ना। कोई माध्यम वहाँ पर चाहिए स्पीकर को या पानी को, अगर उसकी वेव आप तक पहुँचानी है या फील आपको उसका लेना है, तो वो वेव कर रही है काम। और वो वेव को क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। लेकिन एक टाइप की
और वेव होती हैं, तरंगे होती हैं जो सन से अर्थ तक आती हैं, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है, निर्वात है और वहाँ कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करती हैं वो वेव्स, क्या करती हैं आप तक उस एनर्जी को पहुँचा देती हैं। वो लाइट जो है तब भी आप तक आ जाती है और आपको गर्मी फील होती है। वो किसकी वजह से हो रही है? वो एक और अलग टाइप की वेव होती हैं जिनको किसी माध्यम, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और वही होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर पूछ लिया जाए लाइट क्या है, तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके रूप में ही वो क्या होती है, ट्रैवल करती है, संचरित होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर देखिए, अब पार्टिकल तो है नहीं सन से अर्थ तक, तो कौन है जो इसको, ये लाइट जो है हम तक आ रही है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक चीज़ मानी जाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी हम तक पहुँच जाती है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली जो वेव हैं, जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। और ये किस तरह से ट्रैवल करती हैं? आपकी वेव जो है, जैसे आप तो सीधा जाना चाह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर जा रहा होता है। जैसे एक हाथ आपने ऊपर कर रखा है और एक हाथ आपने सीधा कर रखा है, और आप सीधा चलते जा रहे हैं। इसको थोड़ा आपको 3D में समझना होगा कि आप सीधे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक हाथ तो आपने सीधा ऊपर कर रखा है, लेकिन दूसरा हाथ जो है आपने सीधा लंबाई में कर रखा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और वेव सीधा आगे की तरफ को चलती है, और इसको किसी माध्यम, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इसलिए प्रकाश जो लाइट है वो भी क्या है, वो भी आपका ट्रांसवर्स वेव ही होता है, अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन रीट में बन जाए, क्योंकि इससे पहले साउंड के बारे में पूछा था, तो हो सकता है इस बार लाइट के बारे में पूछ ले, प्रकाश के बारे में पूछ ले। तो प्रकाश क्या है, आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। देखिए, दो तरह की वेव होती हैं, दो तरह की तरंग होती हैं। एक होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और एक होती हैं ट्रांसवर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब पार्टिकल जो ऑसिलेट हैं वो भी इसी तरह से सीधी रेखा में करेंगे, और आपको जो एनर्जी ट्रांसफ़र करानी है वो भी सीधी रेखा में ही है, और पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो भी उसी ही लाइन में ऑसिलेशन कर रहे हैं, उसी ही लाइन में कंपन कर रहे हैं। तो वो वाली जो वेव्स होती हैं, वो वाली जो तरंग होती हैं, वो आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग, जो साउंड होती है, जो क्या होती है, आपकी साउंड होती है, ध्वनि होती है। लेकिन अगर मैं प्रकाश की बात करूं, तो इनमें जो वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, मतलब यहाँ पर एनर्जी जो वेव्स है वो सीधी जा रही है ना, वो सीधी जाना चाह रही है, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेशन कर रहे हैं परपेंडिकुलर इस तरह से, तो वो आपकी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, आपकी ट्रांसवर्स वेव। जैसे आप रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ एक सिरे से रस्सी बंधी है और यहाँ रस्सी बंधी है, तो देखिए वेव क्या करेगी, यहाँ पर फील कराएगी आपको झटका। कैसे फील कराया, आपने रस्सी को हिलाया, तो देखिए एनर्जी तो सीधी जा रही है, लेकिन कंपन, ऑसिलेशन जो हो रहा है पार्टिकल का, वही तो वेव है। वेव क्या कराती है, पार्टिकल में ऑसिलेशन कराती है। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो यहाँ पर पार्टिकल की वजह से हो रहा है। पार्टिकल कैसे कंपन कर रहे हैं, कैसे ऑसिलेशन करते हैं, ऊपर नीचे, है ना, आपने देखा होगा रस्सी ऊपर नीचे करते हैं, है ना, तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है, जो वेव है, वो सीधी ही जा रही है, वो फील सीधा ही हो रहा है। लेकिन पार्टिकल जो है ऑसिलेशन, कंपन परपेंडिकुलर कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जो एनर्जी है, जो वेव है, वो सीधी जा रही होती है, तो उस समय वो क्या होती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। और जो लाइट है, याद रखेंगे, प्रकाश जो है वो भी आपका अनुप्रस्थ है, इस तरह से है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत, आइंस्टीन ने प्रकाश को फोटोन के सिद्धांत में बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। द फोटोन प्रिंसिपल ऑफ लाइट propounded बाय आइंस्टीन रन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड फोटोन। ये कहता है कि यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो लाइट के हैं, वो एक एनर्जी को लेकर आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बंडल्स में होते हैं, पैकेट में आते हैं, और इन्हीं ही बंडल्स, इन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं।
तो ये माना जाता है आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तो तरंग और कुछ में इसको कण माना जाता है। इसी को हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। टुडे लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। और आइंस्टीन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है कि पार्टिकलों का बंडल है जो एनर्जी को ट्रांसफर करा रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो फोटोन है, और इसी ही हम ड्वेल नेचर ऑफ लाइट है वो हम इसको कहते हैं। अब देखिए, जो लाइट है, प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या है। सर्वप्रथम रोमर नामक साइंटिस्ट ने बृहस्पति जुपिटर ग्रह के जो सैटेलाइट थे उनकी गति को देखकर, उनके वेलोसिटी को देखकर जो लाइट का वेग है, लाइट की वेलोसिटी है, उसके बारे में बताया। और इन्होंने ये देखा जो लाइट है ना वो एयर और निर्वात माने वैक्यूम, तो लाइट जो है वो हवा, एयर और वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो सबसे अधिक होती है। और वो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁵ और ये क्वेश्चन बनने के भी बहुत चांसेस हैं। तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो आपकी निर्वात है, वैक्यूम है, उसमें कितनी होती है मीटर पर सेकेंड में, 3 × 10⁸। लेकिन अगर किलोमीटर पर सेकेंड में पूछ ले तो 3 जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से 10⁵ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो लाइट है, लाइट को सन से अर्थ तक आने में औसतम ये माना जाता है कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड का जो समय है, जो लाइट है जो ट्रैवल कर रही है उसको आने में अर्थ तक कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, जिसको हम औसतम 500 या 499 सेकंड रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार जो मून से परावर्तित प्रकाश है, मून की खुद की लाइट तो होती नहीं है, सन की लाइट मून पर पड़ी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी क्या होती है, अर्थ तक आती है। तो वो वाली लाइट जो मून से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, उसको अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड का समय लगता है। और ये आपको याद रखना है, इसका आप स्नैपशॉट खींच लेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, निर्वात में इतनी है, पानी में इतनी होती है ना, और आपकी कांच में इतनी होती है 2 × 10⁸, रॉक सॉल्ट में इतनी होती है, लाइनॉन में इतनी होती है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा है, पानी में कितनी है, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रकाश का व्यवहार है, लाइट ऑफ बिहेवियर है, आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, विच इज़ इल्यूमिनेटेड बाय इट्स ओन लाइट। देखिए, सन अपनी लाइट, अपना प्रकाश खुद से निकाल रहा है, अंदर से न्यूक्लियस फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ पर नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर अपने आप जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से अपनी आप एनर्जी रिलीज़ करता है, अपने प्रकाश को निकाल रहा है। और ऐसे पदार्थ, जो ऐसे सब्सटेंस जो खुद से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, वो वाले पदार्थ, जो वाले सब्सटेंस होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो आपकी ल्यूमिनस बॉडी होती हैं, जैसे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे क्या करते हैं, लाइट को खुद से एमिट करते हैं। इनको किसी और लाइट की आवश्यकता नहीं होती, ये अपनी ही लाइट से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक बल्ब भी दिखाई देता है, सन भी दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी खुद की लाइट को एमिट कर रहे हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं का तो प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश अगर डलता है तो वो हमें दिखाई देती हैं। थिंग्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट व्हेन वो अपीयर होती हैं, जब वो लाइट उन पर पड़ती है तब वो हमें दिखाई देती हैं। जैसे मेज़, कुर्सी अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देंगी, जैसे ही लाइट उन पर पड़ेगी और उनका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आएगा, वो हमको दिखाई दे जाएंगी। तो वो सब्सटेंस आपके नॉन ल्यूमिनस होते हैं, गैर चमकदार वस्तुएं होती हैं, या बोलते हैं उनको अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं। उसके बाद होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट बॉडी वो होती हैं जिन ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो निकल जाती हैं, जैसे कांच, जल, है ना। इनसे क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें हैं, रेज ऑफ लाइट हैं, वो उनमें से पास्ड हो जाती हैं, और वही ऑब्जेक्ट आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, और तभी हम उनके आर पार जो है वो देख पाते हैं। उसके बाद ट्रांसलूसेंट बॉडियाँ, अपार अर्धपारदर्शी, वो होते हैं जिनमें से क्या होते हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं उनका जो कुछ भाग है, कुछ पार्ट है, वो तो निकल जाता है, लेकिन कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं या रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो वो होते हैं आपके ट्रांसलूसेंट, जैसे तेल से लगा हुआ कागज, जो आपका पेपर होता है, जिसमें वो जो वाला पेपर आता है
बटर पेपर उसमें धुंधला दिखाई देता है। तो वो धुंधला इसलिए ही दिखाई देता है क्योंकि कुछ पार्ट तो लाइट का वहाँ से निकल जाता है लेकिन कुछ नहीं निकल पाता। वो ऑब्जेक्ट आपके ट्रांसलूसेंट बॉडी होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होते हैं आपके ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तुएं जिनसे जो है प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि कोई भी मेटल है, आयरन है। आयरन से जो लाइट है वो उसमें से नहीं निकल सकती, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे आपके ओपेक होंगे, अपारदर्शी होंगे। देखिए इसके बाद अब हम समझेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो लाइट स्कैटर करती है, लाइट जो है वो बिखर जाती है, प्रकाश बिखर जाता है। और यही प्रकाश का, लाइट का बिखरना, स्कैटर करना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। और इसी स्कैटरिंग की वजह से जो स्काई है वो जो क्या कहते हैं, आसमान है, वो हमें नीला दिखाई देता है। और सुबह और शाम के समय जो आसमान हमें लाल दिखाई देता है वो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही दिखाई देता है। कभी कभी लाइट हमें सफ़ेद दिखाई देती है, वो भी स्कैटरिंग की ही वजह से होता है। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थ या कोई भी अन्य सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, कुछ दिशाओं में कम, कुछ में अधिक प्रसारित होता है। और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब लाइट पास करती है किसी मीडियम से, जिस मीडियम में क्या होगा, फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट या कोई भी अदर सब्सटेंस होंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, लाइट जो है उनसे टकराती है। टकराने के बाद वो ट्रांसमिट होती है ऑल डायरेक्शन में। और यही फिनोमिनन क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लाइट आई इस ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर ये टकराई और टकराने के बाद ये स्कैटर हो गई, फैल गई, और यही लाइट का स्कैटरिंग कहलाता है। और ये डिपेंड करता है किस पर, आपका वेवलेंथ पर, आपकी तरंग दैर्ध्य पर। जो लॉर्ड रेले थे उन्होंने बताया, उन्हीं के अनुसार क्या होता है, ये जो रंग का प्रकीर्णन है उनके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। उनकी स्कैटरिंग ऑफ जो कलर है, लाइट है, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, उनकी वेवलेंथ पर। तो ये अब हम समझते हैं ये किस तरह से कहना चाह रहे हैं। देखिए लाइट में 7 कलर माने जाते हैं जो आपके रेनबो में होते हैं। विवग्योर है ना, विवग्योर मतलब बैंगनी, इंडिगो मतलब आपका नीला जामुनी हो गया, ब्लू है ना, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो ये विवग्योर याद रखना है, ये 7 कलर्स होते हैं। जब लाइट स्कैटर करती है तो ये 7 कलर होते हैं वहाँ पर, जो वहाँ से उसमें स्कैटर होने के बाद निकलते हैं। ठीक है, तो ये सातों कलर कौन से होते हैं, बैंगनी, नीला या जामुनी, आसमानी नीला, हरा, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो इन सब की अपना अपना तरंग दैर्ध्य होता है, अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे रेड की जो वेवलेंथ होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, 7800 जो वेवलेंथ है वो रेड की होगी और वो सबसे ज़्यादा होती है। बैंगनी जो आपका वायलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो याद रखेंगे ये जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही कम करता है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो स्कैटर ज़्यादा करेगा। पहले तो समझते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ क्या होता है। जैसे इस तरह से ये ऑसिलेशन होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यही आपका वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, अब ये पूरी लाइन इस तरह से खिंची हुई है, तो यहाँ से लाइट शुरू हुई, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से वापस यहाँ आई। तो ये जो पूरा डिस्टेंस लाइट ने कवर किया यही लाइट का क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। और ये जो तरंग दैर्ध्य है सबसे ज़्यादा किस में होता है, रेड कलर में होता है। और ये जो देखिए इस तरह से समझेंगे, अगर वेव ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य इतना है रेड के केस में। लेकिन अगर मैं बैंगनी के कलर में बात करूँ तो तरंग दैर्ध्य कुछ ऐसे ऐसे हो रही होगी, और इसमें वेवलेंथ देखेंगे यहाँ पर हम कम होगा। तो जो वेवलेंथ है ये एक तो आप याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी वेवलेंथ, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो रेड कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और फिर इसी तरह से ये घटते क्रम में बोलेंगे या बढ़ते क्रम में, कि जैसे विवग्योर है, विवग्योर है ना, तो इसमें क्या होगा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, फिर थोड़ी ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसलिए रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। और जो आपका बैंगनी है, वॉयलेट है, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। अब देखिए आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। जब लाइट आती है तो बीच में पार्टिकल मिलेंगे और उनसे लाइट टकराएगी और स्कैटर करेगी। अब मैंने बताया जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो स्कैटर नहीं करता, तो रेड कलर स्कैटर नहीं करेगा, है ना।
और जो लाइट है जल्दी से स्कैटर नहीं करेगा। लेकिन जो लाइट जो सन से आ रही है अर्थ तक, वो बहुत जल्दी आ जाती है, तो रेड कलर तो वहाँ पर स्कैटर कर ही नहीं पाता क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन जो ब्लू कलर है, बैंगनी है, ब्लू है, ये जल्दी से स्कैटर करते हैं। तो जो ब्लू कलर है वो जल्दी से स्कैटर कर जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य जो है वो कम है। इस वजह से वो प्रैकरण जो क्या कहते हैं स्कैटरिंग है वो जल्दी करेगा और वो ज़्यादा फैलेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से स्कैटर कर जाता है। लेकिन शाम के समय क्या होता है, प्रकाश और जो अर्थ है ना, वो जो लाइट आ रही थी सन की अर्थ तक, वो दूरी बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें लाइट हम तक नहीं आ पाती। जब वो दूरी बढ़ गई तो ब्लू कलर तो बहुत जल्दी स्कैटर कर गया है ना, लेकिन जो रेड कलर है वो एंड तक, उसको एंड तक का मौका मिल जाता है और वो बहुत बाद में आके स्कैटर करता है। और दूरी बढ़ चुकी है तो ब्लू कलर तो बहुत पहले ही स्कैटर कर चुका है जिसकी वजह से ब्लू हमें आसमान दिखाई नहीं देगा। लेकिन रेड कलर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो बाद में स्कैटर करेगा और दूरी बढ़ने की वजह से रेड कलर जो सबसे बाद में सबसे कम स्कैटर कर रहा है वही हमें दिखाई देता है। और सुबह और शाम के समय जो आसमान है वो हमें लाल जो है, रेड जो है, वो इसी वजह से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इन कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है और इनकी जो वेवलेंथ अलग होती है, इसी की वजह से क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। लेकिन हमें वाइट कलर कब दिखाई देगा, जब स्कैटरिंग हो रही है कलर की और कोई भी कलर जो है इक्वल अमाउंट में है, कोई भी कलर मतलब इक्वल अमाउंट में स्कैटर कर रहे हैं, सभी कलर स्कैटर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमें कलर दिखाई देता है वो वाइट दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर जो स्कैटरिंग हो रही है वो ऑलमोस्ट इक्वल है और जिसकी वजह से हमें कोई भी कलर जो है वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है और मुझे लगता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो यही बनेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। उदय और अस्त के समय हमें सूर्य जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, वो लाल दिखाई देता है और वो क्यों दिखाई देता है, वो भी हमें स्कैटरिंग की वजह से ही दिखाई देता है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो चमकीले रंग के किसकी वजह से दिखाई देते हैं, स्कैटरिंग की वजह से हमको वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सूर्य है और दोपहर का समय है, दोपहर के समय में हमें लाइट बिल्कुल वाइट दिखाई देती है। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि कोई भी कलर स्कैटर वहाँ पर नहीं कर पाता क्योंकि दूरी बहुत क्या होता है, कम होती है और कम दूरी होने की वजह से वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की सन की जो लाइट है हम तक डायरेक्ट पहुँच रही हैं और दूरी बहुत कम है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता किसी भी कलर को कि वो स्कैटर करे। और जब कोई कलर स्कैटर नहीं करेगा तो वो जो सन की लाइट हम तक आ रही है दोपहर के समय वो हमको वाइट दिखाई देंगी, सफ़ेद दिखाई देंगी। ठीक है, अब देखिए कोई कलर हमें ब्लू दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो कलर ज़्यादा स्कैटर कर रहा है वही कलर हमको दिखाई देगा और जो कलर कम स्कैटर करेगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए कलर तो 7 ही रिलीज़ हो रहे हैं विवग्योर में, लेकिन होता क्या है, कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ कलर की को जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ कलर को वो स्कैटर कर देता है और जिन कलर को वो स्कैटर कर देता है वही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद इसी में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और ये रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ लाइट हिटिंग द स्मूथ सरफेस एंड रिटर्निंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए लाइट आती है, टकराने के बाद वापस जाती है और यही फिनोमिनन, यही प्रक्रिया आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पर लाइट आई, टकराने के बाद वापस चली गई और यही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब देखिए जो परावर्तन होता है इसके 2 नियम होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला नियम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ है वो ये है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हैं, आपतन वाली किरणें हैं, ये आई यहाँ पर टकराई, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से ये टकराई इस बिंदु पर और टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तन किरण है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, आपतित कोण होगा
और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तित कोण होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा बराबर होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा क्या है, आप देखेंगे ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं। देखिए ये प्लेन है और इस पर ये एक ही समतल पर ये तीनों हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं और पर बन रही है, ये कहीं और बन रही है, ये तीनों एक ही प्लेन पर बन रहे हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल पर होती हैं। द इंसिडेंट रे, ये वाली रे, और जो नॉर्मल है ये हमारा नॉर्मल है ना, जिसे हम आपतन बिंदु, और जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्तित किरण है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर ही होती हैं। यही हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है। तो ये जो दोनों नियम हैं आपको याद रखनी है, कथन में कर कर आपसे कैसे भी पूछ लेगा। इसके बाद प्लेन मिरर की बात करते हैं, समतल दर्पण की बात करते हैं, और सीटेट में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। प्लेन मिरर का कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ पर बताना है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। बाकी आप सीटेट वाली वीडियो से कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वहाँ से समझ सकते हैं, वो मैंने वहाँ बहुत ही अच्छे से बताए हैं। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी हूँ तो जो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे है, वर्चुअल है, तो वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो दूरी होती है प्रतिबिंब बनने की, इमेज बनने की, वो उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े होते हैं। और प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा आभासी होती है, काल्पनिक होती है, वर्चुअल होती है। उसको आप किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो आपको दीवार पर दिखाई दे जाए, वो तो सिर्फ आपको मिरर में ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो जो प्रतिबिंब है वो मिरर के पीछे बन रहा है और वो उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितनी दूरी पर आप हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर आप 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज, जो आपका प्रतिबिंब है, जो प्लेन मिरर में बनेगा, वो कितनी दूरी पर बनेगा, वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब ये बात याद रखनी है, इसमें जो प्रतिबिंब इमेज बन रही है ये पीछे, वो कैसी होती है, वो काल्पनिक होती है, वो आभासी होती है, वो वर्चुअल होती है, वस्तु के बराबर होती है। ऐसा नहीं कि वस्तु आपको छोटी दिखाई देगी, मोटी दिखाई देगी, वो बिल्कुल इरेक्ट होती है ना। और पार्श्व परावर्तित होती है, उल्टी होती है, मतलब लेफ्ट राइट दिखाई देता है और राइट आपको लेफ्ट दिखाई देता है प्लेन मिरर में। ठीक है, यही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है। एक बात और आपको जो समझनी है, जहाँ से क्वेश्चन मुझे लग रहा है बन जाएगा, वो ये है, यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब जो उसका प्रतिबिंब है वो 2v की चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत उसको दिखाई देगा। देखिए, इफ़ अ पर्सन वॉक टूवर्ड अ मिरर विद v स्पीड, द appear टू हिज इमेज इन द मिरर इज एट 2v स्पीड। कहने का मतलब, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझा दूँ, देखिए इससे हम इसको समझेंगे। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण प्लेन मिरर की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है तो मिरर में मनुष्य को जो अपना प्रतिबिंब है वो कैसा आता हुआ प्रतीत होगा, वो 8 मीटर पर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, मतलब दुगना। अगर मैं मिरर की तरफ किससे जा रही थी, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही थी, तो जो प्रतिबिंब है वो मुझे दुगनी तेजी के साथ मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो याद रखिएगा। अगर प्लेन मिरर की तरफ आप किसी भी स्पीड से जा रहे हैं तो जो प्रतिबिंब आपके मिरर के पीछे है वो आपको अपनी ओर आता हुआ किस स्पीड से दिखाई देगा, 2v, मतलब दुगनी स्पीड से दिखाई देगा। अगर ये 4 से आ रहा था तो इसको जो प्रतिबिंब आता हुआ अपनी तरफ दिखाई दे रहा है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखाई दे रहा है, और यही बात यहाँ पर लिखी है। देखिए आगे अब हम इसमें देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। वो ये है कि अगर किसी वस्तु का प्लेन मिरर में अगर मुझे पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसमें जो दर्पण की लंबाई है कम से कम वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर, तो जो मिरर की लेंथ है वो कम से कम मेरी लंबाई की आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर मेरी लंबाई 5 मीटर है और यही पूरी 5 मीटर की लंबाई मुझे प्लेन मिरर में देखनी है तो उसके लिए कम से कम मेरा जो मिरर है वो मेरी लंबाई
का आधा होना चाहिए, मतलब 2.5 मीटर तो ज़रूर होना चाहिए, तभी मुझे जो मेरी इमेज है, मेरा प्रतिबिंब है, वो प्लेन मिरर में मुझको पूरा दिखाई देगा 5 मीटर का। तो उसके लिए कम से कम जो लेंथ होगी मिरर की, दर्पण की, वो आधी होनी ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन रीट में बना था, यदि आपतित किरण को नियत रख दिया जाए, जो आपकी इंसिडेंट रे है, अगर मैं उसको नियत मान लूँ, कांस्टेंट मान लूँ, फिक्स्ड मान लूँ, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इफ़ द मिरर इज रोटेट एट एंगल ऑफ थीटा, इंसिडेंट रे जो है वो तो वहाँ पर क्या मान लिए, नियत मान लिए, फिक्स्ड मान ली है। और उस केस में मैं अगर अपने मिरर को रोटेट कर रही हूँ एंगल थीटा से, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, द रिफ्लेक्टेड बीम रोटेट एट द एंगल ऑफ 2 थीटा। तो क्वेश्चन बनेगा, अगर जो एंगल है ना, दर्पण का जो एंगल है उसको मैंने 30 डिग्री से घुमा दिया, तो जो परावर्तित किरण है वो कितनी डिग्री से घूम जाएगी, तो वो 2 थीटा मतलब 60 डिग्री, इसकी दुगनी डिग्री से वो घूम जाएगी। और यही क्वेश्चन रीट में बना था, तो ये याद रखना है। अगर थीटा डिग्री से कोई घुमा दिया जाएगा प्लेन मिरर को जिसमें इंसिडेंट रे फिक्स है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपकी 2 थीटा से घूम जाएगी, 30 का 60, 40 का 80, तो 2 थीटा मतलब डबल हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर कितने मिरर बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन रीट में बना है, और इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, 2 प्लेन मिरर रखे हैं, है ना, उनको किसी एंगल पर झुका दिया जा रहा है, और जो बीच में ऑब्जेक्ट है उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये हमें समझना है कि कितनी इमेज वहाँ पर हमें मिलेंगी। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 2 प्लेन मिरर हैं, है ना, ये 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, और ये मोमबत्ती है। तो इसकी मुझे कितनी इमेज दिखाई दे रही है प्लेन मिरर में, 1 2 3, तो मुझे 3 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 3 इमेज दिखाई दे रही हैं। जब मैंने 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर रखा एक ऑब्जेक्ट से, तो मुझे कितनी इमेज, कितने प्रतिबिंब दिखाई दिए, 3 प्रतिबिंब दिखाई दिए। तो किस तरह से जब मैं एंगल को चेंज करूँगी और कितने प्रतिबिंब, कितनी इमेज मुझको दिखाई देंगी, तो आइए उनको समझते हैं। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण में झुके हैं, तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको देखते हैं, और उनकी संख्या कितनी होगी, 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1, जहाँ थीटा क्या होगा, 2 समतल दर्पणों के झुकाव से बना हुआ कोण। जैसे इस डायग्राम से सबसे पहले हम समझेंगे, ये डायग्राम में जो 2 प्लेन मिरर हैं वो 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, है ना, और ये मोमबत्ती है। तो इसमें मुझे डायग्राम में दिख गया कि एक इमेज ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, मतलब 3 इमेज बनी। और ये कैसे बनी, इसको हमने फॉर्मूले में रखा, और वो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, 360 बाय थीटा, कितना दोनों के बीच में झुकाव है, 90 डिग्री का, है ना, और उसको माइनस करेंगे 1 से, कब, जब आंसर हमारा इवन आएगा। अगर मेरा आंसर सम आता है तो उस केस में मुझे 1 घटाना होगा, नहीं तो मैं 1 नहीं घटाऊंगी। जैसे अब देखिए, 0 से 0 कट हो गया, 9 4 जा 36, तो ये जो 4 निकल कर आया ये क्या था, ये इवन है, ये सम है। इसमें से मुझे 1 घटाना होगा, तो मेरी जो इमेज प्रतिबिंब बने वो कितने बने, 3 प्रतिबिंब यहाँ पर बने। और भी क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, 2 प्लेन मिरर आर इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, तो यहाँ पर आंसर है 5। वो कैसे बनी, फिर से रखते हैं फॉर्मूले में, 360 बाय आपका एंगल कितना है 60 डिग्री, और -1 हम तब करेंगे जब वो सम आएगा। 0 से 0 कट, 6 6 जा 36, तो फिर से जो ये 6 वैल्यू निकल कर आई वो मेरी क्या है, वो सम है ना, मतलब इवन है। और इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब देखिए, 2 समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस केस में देखिए, अब मैं 360 बाय 40 डिग्री रखूँगी, तो 4 9 जा कितना होगा, 36। इस केस में ये जो 9 की वैल्यू आई है ना, ये मेरी ऑड है, ये मेरी विषम है। तो जब मेरा आंसर ऑड आएगा, 360 से उसको एंगल को डिवाइड करने पर जब मेरा आंसर ऑड आएगा, विषम आएगा, तो उस केस में मुझे उसमें से 1 को माइनस नहीं करना होगा। और उस केस में जो प्रतिबिंब इमेज बनी वो कितनी बनी, 9 बनी। तो यही बात आपको याद रखनी है। अगर 360 बाय थीटा से जब आप डिवाइड कर रहे हैं और उस केस में आंसर अगर आपका सम आता है, तो उसमें से तो हमें 1 घटाना होता है, क्योंकि जो इमेज
इमेज बनेंगी वो हमेशा आपकी ऑड होंगी, विषम होंगी। तो विषम बनाने के लिए हमें एक घटाना होगा और आपका डिवाइड करके ऑलरेडी विषम आ रहा है, ऑलरेडी आपका ऑड आ रहा है, तो उस केस में -1 नहीं करना होगा। सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, यहाँ से क्वेश्चन बना भी था, तो मुझे लगता है ये पूरा आपको देखिए यहाँ तक का सारा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपको ये तो पता था कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है सीधी रेखा में, है ना, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करती है, ये हमने पढ़ा भी था क्लास 8 तक। और इसे ही हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं, जब प्रकाश जो लाइट है वो आपकी सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में वो जाती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम द मूवमेंट ऑफ लाइट टेक प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो सीधी रेखा में होता है और यही आपका क्या बोलते हैं इसको हम स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन बोलते हैं लाइट का। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? क्या लाइट हमेशा सीधी ही रेखा में जाती है? नहीं। जब लाइट प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। कहने का मतलब, अब आप कहेंगे ये मीडियम क्या है, माध्यम क्या है? माध्यम है आपका एयर, वाटर, ग्लास, ये सब क्या है? ये सब मीडियम है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे एयर से वाटर में जाएगी, तो ये एयर एक अलग मीडियम है, माध्यम है, और वाटर एक अलग माध्यम है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, उस केस में वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और यही हमारा कहलाता है क्या? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश लाइट जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी जो किरण का पथ है, जो उसका रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती है और इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे ये हो क्यों रहा है? लाइट तो एक, जैसे एयर में जाएगी तो सीधी रेखा में जाएगी, लेकिन जैसे ही एयर से वाटर में आई तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये हुआ क्यों? ये होता है डेंसिटी की वजह से, घनत्व की वजह से। ठीक है, अब घनत्व क्या है? घनत्व डिपेंड करता है आपका मास पर। किस पर डिपेंड करता है? मास अपॉन वॉल्यूम पर, है ना। मतलब कितनी जगह में, इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ घनत्व डेंसिटी क्या है। देखिए सपोज ये एक जगह है और एक ये दूसरी जगह है ना। तो इस जगह में सपोज 5 लोग बैठे हैं, जगह दोनों बराबर है, ये भी 5 मीटर की है और ये भी 5 मीटर की है, और यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं। तो इतनी ही जगह में जब ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो मतलब ज़्यादा भारीपन है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पर सिर्फ 5 लोग हैं तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या होगा? वो कम होगा। तो डेंसिटी ये कहता है जिस जगह में, किसी जगह में अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, तो वहाँ पर जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। और सेम उसी जगह में जब सब्सटेंसेस दूर दूर हैं, कम हैं, तो वहाँ पर जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होगा। अब अगर मैं एयर और वाटर की बात करूँ तो एयर की जो डेंसिटी, जो घनत्व है, वो कम होता है और जो पानी होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। कहने का मतलब, अगर हवा का मैं कोई थोड़ी सी जगह ले लूँ और पानी की कोई थोड़ी सी जगह ले लूँ तो उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे एयर में, सपोज एयर में होंगे 10 मॉलिक्यूल, तो पानी में वो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 20 होंगे, जिसकी वजह से पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज़्यादा होगा। तो समझ में आया घनत्व क्या है? जब पर्टिकुलर किसी वॉल्यूम में जितना मास होगा और वो मास दूसरे सब्सटेंस से अगर ज़्यादा होगा उस जगह पर, तो उस सब्सटेंस का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो डेंसिटी है वो मास और वॉल्यूम, जो आपका द्रव्यमान होता है और जो आपका आयतन होता है, इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो एयर में डेंसिटी कम होती है और वाटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और जब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ पर यही लिखा है, अब इसको अच्छे से समझना होगा। जब प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट,
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं। रेयर को हिंदी में बोलते हैं विरल और डेंसर को बोलते हैं सघन। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे विरल से जब लाइट सघन में जाएगी, और इंग्लिश में बोलेंगे जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। आइए समझते हैं इस बात में क्या कह रहा है। देखिए, ये एयर है और ये कांच की एक पट्टी है ना, तो ये एयर है ना, और एयर में जो डेंसिटी है वो यहाँ पर सीधी सी बात है कम होगी, और कांच जो है यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जब प्रकाश की किरणें रेयरर मीडियम, क्योंकि यहाँ पर रेयरर मीडियम कौन सा होता है, जिसका घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, तो एयर की डेंसिटी कम है किससे, कांच के टुकड़े से। तो जब लाइट की किरणें, जब रे ऑफ लाइट जो है रेयरर, रेयरर मतलब कम घनत्व वाली, विरल माध्यम से सघन माध्यम जो डेंसर है, जिसका घनत्व ज़्यादा है, उसमें प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। हम क्या करते हैं, जिस सरफेस में ये जारी होती है वहाँ पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं, इसी को हम अभिलंब बोलते हैं। जैसे ये लाइट है, यहाँ से आई तो इसके सापेक्ष हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं और इसे ही हम नॉर्मल बोलते हैं। और जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो ये इस नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाती है। और यही याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन बनता है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है, जब विरल से सघन में आती है, कम घनत्व से ज़्यादा की तरफ आती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ये बात याद रखनी है। देखिए यहाँ पर ये रे लाइट ऐसे आई और ये फिर इस तरह से यहाँ पर ऐसे बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ। लेकिन जब लाइट सघन से विरल में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, भारी से हल्के की तरफ जाएगी। अब जो लाइट है ग्लास से होते हुए बाहर निकल रही है ना, तो जब भारी ग्लास जो है उसका घनत्व ज़्यादा है और हवा फिर से आ गई तो उसका घनत्व कम होगा। तो इस केस में जब लाइट, दूसरी कंडीशन ये है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, यहाँ पर डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास, और इससे जब विरल माध्यम, रेयरर मीडियम मतलब एयर में जा रही हैं तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इस बार वो उसकी तरफ बैंड ना करके, देखिए नॉर्मल खींच लिया हमने इस तरह से लाइन की तरफ, तो ये इधर को बैंड ना करके इससे दूर चली गई। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर में आती है, विरल से सघन में आती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब वो सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। जैसा यहाँ पर हुआ, जब लाइट वायु से, एयर से ग्लास में आई तो वो अभिलंब नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। लेकिन जब वो ग्लास से फिर एयर में गई तो वो जो नॉर्मल था उससे दूर चली गई। और ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दिया है प्रिज्म का, कि प्रिज्म में भी ऐसा ही होता है। देखिए ये वाइट लाइट आई तो देखिए ये लाइन ऐसे तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो कुछ इस तरह से खींचेगा, है ना। ये परपेंडिकुलर है, ये सीधी लाइन आपकी क्या है, ये नॉर्मल है। तो जब लाइट प्रवेश कर रही है, प्रकाश जो है प्रिज्म में प्रवेश कर रहा है, आ रहा है, तो वो सीधी सी बात है, एयर से आपका ग्लास में जा रहा है तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, हल्के से भारी की तरफ जा रहा है, विरल से सघन की तरफ जा रहा है। तो सीधी सी बात है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। आप देखेंगे ये नॉर्मल थी तो वो नॉर्मल की तरफ को झुक गया, इस तरह से नॉर्मल की तरफ को हो गया। देखिए क्योंकि अगर ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ये इधर की तरफ, नॉर्मल क्योंकि ऐसे थी तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ बैंड हो गया नॉर्मल की तरफ। और जब ये क्या हुआ, ग्लास से, ग्लास मतलब प्रिज्म से ये फिर से एयर की तरफ जा रहा है, तो इस वाली लाइन पे अगर मैं नॉर्मल खींचूंगी तो वो कुछ इस तरह से खींचेगा। कैसे खींचेगा, इस तरह से खींचेगा। और जब इस तरह से नॉर्मल खींचेगा और लाइट यहाँ से गुजरेगी तो वो नॉर्मल की तरफ को नहीं जाएगी, वो नॉर्मल से दूर हो गई। तो कुछ इस तरह से प्रिज्म में लाइट जाती है। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सोचेंगे तो नॉर्मल की तरफ जा रही है, जी नहीं, यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगा इस लाइन पे वो कुछ इस तरह से बनेगा। और जिसकी वजह से जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, भारी से हल्के की तरफ जाती है, सघन से विरल की तरफ जाती है, तो अभिलंब तो ये है तो वो इधर को ना जाकर अभिलंब से दूर जाएगी तो वो इधर को चली जाती है। और ये चीज़ भी याद रखनी है आपको, प्रिज्म में जो रेड लाइट होती है
वो सबसे कम बेंड करेगी और जो वायलेट लाइट होगी वो सबसे ज़्यादा जो है उससे दूर जाएगी, या फिर वैसे जब बेंड करेगी तो वो अभिलंब की तरफ सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, और जब दूर भी जाना होगा तो अभिलंब से सबसे ज़्यादा दूर जो जाएगी वो आपकी वायलेट लाइट होगी और सबसे कम होगी आपकी रेड। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है जो स्नेल ने दिए थे, उनको देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या हैं, और इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएंगे। जो आपतित किरण है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, इसको हम जो आ रही होती है ना, एक माध्यम से जो रे आ रही होती है वो आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। अभिलंब जो नॉर्मल हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर सीधा उस माध्यम से, ठीक है। तो आपतित किरण, अभिलंब जो आपका नॉर्मल है, तथा अपवर्तित किरण जो नॉर्मल से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और नॉर्मल से टकराने के बाद वो बैंड कर रही है या उससे दूर जा रही है, तो उसके बाद वाली, बैंड होने के बाद वाली जो लाइट है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी अपवर्तित किरण कहलाती है, वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है इंसिडेंट रे, चाहे आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो चाहे आपका नॉर्मल हो, टू द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर और वाटर है ना, बोथ ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। देखिए ये एक प्लेन है और तीनों इसी पर हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन पर हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ बन रही है ये यहाँ बन रही है, तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही प्लेन में हैं। और ये पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, ये देखिए ये भी इसी लाइन पर है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी लाइन से जा रही है, और जो नॉर्मल है वो भी इसी लाइन पर है। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हैं, और यही आपका पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, तो इसको ऐसे भी बोलेंगे, तीनों लाइनें चाहे इंसिडेंट हो चाहे रिफ्रैक्टेड हो चाहे नॉर्मल हो, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए जब लाइट ऐसे आई है ना, ये नॉर्मल है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो सपोज पानी में नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई क्योंकि वो रेयर से डेंसर में आ रही है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एंगल आई, जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका आने वाला कोण है, और ये जो रिफ्रैक्ट हो गई है लाइट उसके बाद वाला कोण है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों एंगल जो हैं एक नियतांक के बराबर होते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूँगी, है ना, ये एंगल अगर ऐसे देखिए ज़्यादा हो जाएगा तो ये इधर को भी चेंज इसमें भी उतना ही हो जाएगा। जितना चेंज अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट में करूँगी उतना ही चेंज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में होगा। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, वो एक नियतांक होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और रिफ्रैक्शन घटेगा तो वो भी घटेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और इनका जो अनुपात है, जो रेशो है, वो एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से। और यही जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि कांस्टेंट है, एक नियतांक है, यही आपका स्नेल का लॉ भी कहलाता है। किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, जैसे हम बोलते हैं ना साइन थीटा, तो वो जया है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। ये वाली बात बिल्कुल याद रखनी है। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, और इस कांस्टेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाली बात आपको बहुत ही अच्छे से इसमें याद रखनी है। और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इस नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस कांस्टेंट को किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब, देखिए इसको ऐसे बोलेंगे, ये म्यू है, तो एयर के सापेक्ष यहाँ पर आ जाएगा वाटर, ये पहला माध्यम है ना, एयर, सपोज ये एयर थी, ये पहला माध्यम हो गया, ये पानी जो है वो दूसरा मीडियम है। तो एयर के सापेक्ष ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है, पानी में, वाटर में, वो होगा, वो क्या होगा, वो आपका साइन आई अपॉन साइन आर होगा, जो कि हमारा एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, इसी चीज़ को ऐसे बोल रहा है, यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक
इसको हम बोलते हैं एयर के सापेक्ष पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पर निकलेगा। एयर के सापेक्ष पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम एयर था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम इसको बोलते हैं। मतलब पहले माध्यम ये था तो ये हो गया ऊपर, इसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है ये कांस्टेंट। दूसरा माध्यम क्या है? पानी। तो इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही होगा आपका क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले माध्यम के सापेक्ष, और इसे ही हम स्नेल का लॉ भी बोलते हैं। मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और ये किस तरह से होता है। अलग अलग मीडियम में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कांस्टेंट है ना, जब एक वैल्यू चेंज होगी दूसरी भी चेंज होगी, तो ये जो कांस्टेंट है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, है ना, वो कितना होता है। अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने नोट्स में लिख लेंगे कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.003 होता है, आइस का इतना होता है, पानी का मोस्टली जो याद रखना है वो आपको एयर का रखना है, डायमंड का याद रखना है, और वाटर का आप याद रखेंगे कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.0003 होता है, वाटर का 1.33 होता है और डायमंड का 2.42 होता है। और बाकी सब भी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, अपवर्तन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके बेसिस पर रियल लाइफ में हमें कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, आइए उनको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कि कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते हैं वो पूछा जाएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। वो हमें ट्विंकल जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, टिमटिमाते हुए जो हमको दिखाई दे रहे हैं, वो अपवर्तन की वजह से ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे? देखिए होता क्या है, जब लाइट होती है वहाँ से जो तारों की लाइट है वो हवा में होती है ना, और हवा में क्या होता है, कभी डेंसिटी ज़्यादा होती है कभी डेंसिटी कम होती है, और जब घनत्व का परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है कभी लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, कभी नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, कभी लाइट जो है नॉर्मल की तरफ होती है कभी दूर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और ये अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। पानी के भरे किसी बर्तन में तली पर पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है, इसके पीछे भी आपका रिफ्रैक्शन होता है। ये कैसे होता है? देखिए पानी में सिक्का ये पड़ा है, ठीक है, लाइट यहाँ से गई, सपोज लाइट गई डेंसर से रेयर की तरफ, है ना, ये आपका नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, यहाँ पर हम खींच लेंगे नॉर्मल। तो लाइट जब ऐसे गई तो ये नॉर्मल से दूर चली गई, इधर चली गई, है ना। सिक्कों को आपने देखा तो लाइट नीचे, क्योंकि देखिए सिक्का आप देखने की कोशिश कब करेंगे, आपको कब दिखाई देगा, जब वो लाइट नीचे से आपकी आंखों में आएगी, है ना। तो लाइट जो है नीचे से गई, सिक्के की तरफ से गई आपकी तरफ, तो डेंसर से रेयर में जा रही है। जब डेंसर से, इसको और अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पर, वैसे तो ये डायग्राम दे रखा है, ये देखिए जब लाइट ऐसे गई, है ना, और ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, भारी से हल्के में जा रही है, तो अभिलंब से नॉर्मल से दूर हो जाएगी, तो ये दूर हो गई, और दूर होने के बाद ये आपकी आंखों में गई। लेकिन आपकी आंखें थोड़ी ऐसे बैंड होकर देखेंगी, वो तो सीधा देखेंगी, और वो जब सीधा देखने की कोशिश करेंगी, जो सिक्का नीचे था वो आपको ऊपर दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। सेम ऐसे ही फिश के केस में भी होता है, ठीक है। आपकी आइज़ ने देखने की कोशिश करी, है ना, बाहर से आप अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में होगा क्या, आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, लेकिन आपकी आंखें तो सीधा ही देखेंगी, है ना, जिसकी वजह से आपकी जो मछली है वो आपको इधर दिखाई दे रही है, जबकि वो मछली है किधर, वो इधर की तरफ है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती हैं, जो आपको ओरिजिनल पोजीशन की जगह किसी और जगह दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि लाइट तो आपकी बैंड कर गई या दूर चली गई, और जिसकी वजह से वस्तु तो एग्जैक्ट जो है वहीं पर है जहाँ पर वो बैंड हो रही है, लेकिन आपकी आंखें बैंड होकर नहीं देखती, आपकी आंखें सीधा देखती हैं, जिसकी वजह से हमें जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है वो पानी में दिखाई नहीं देती, ठीक है। द्रव में जो अशद डूबी हुई सीधी छड़ होती है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्य उदय जो सनसेट होता है और सनराइज होता है, उसमें क्या होता है, सनसेट या सनराइज होने से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद तक भी हमें जो सूर्य है, जो सन है, उसकी जो
परछाई है या सूर्य जो है वो हमें दिखाई देता रहता है, वो इसी वजह से होता है। किसकी वजह से? अपवर्तनांक की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, कि वो तो बैंड होकर चला गया होता है लेकिन हमारी आंखें सीधी देख रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें वो फिर भी दिखाई देता है। ये सारी घटनाएं हैं जो रियल लाइफ में हमें अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है ये जो रिफ्रैक्शन था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूरा बन सकता है। और इस बार तो सीटेट वालों ने भी, क्योंकि हम 9th-10th में पढ़ते हैं, तो सीटेट वालों ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी है, फिर से बोल रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है टीचर को तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी टीचर को मोटिवेट करते हैं, तो वो भी कर दिया करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।